da do da da dee da do. हेलो फ्रेंड्स, सिंपल सोल्यूशन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने ऐसे बहुत सारे वीडियो, लगभग 50 वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। आप उसको चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं और उस पर अलग अलग क्लासेस का अलग अलग साइंस मैथ से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं बहुत दिनों के बाद, लगभग 5-6 महीने के बाद वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आगे भी लगातार वीडियो डालता रहूँ। तो इतना दिन से वीडियो नहीं आने के लिए सॉरी, लेकिन आगे से कोशिश करेंगे कि बहुत सारा वीडियो है ना, क्लास से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड हम आप चैनल पे प्रोवाइड करवाते रहें। आप लोगों के प्यार से इस चैनल ग्रो करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं क्लास 9th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशंस, द इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशन। तो सबसे पहला बात, अगर हम बात करें कि ग्रेविटेशन होता क्या है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ग्रेविटेशन होता क्या है और ग्रेविटेशन क्यों हम लोग के लिए ज़रूरी है। धरती पर अगर बात करें, पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर अगर देखें तो पृथ्वी के 3 सतह के बारे में चर्चा कराया जाता है। अगर कहीं पे आप ज्योग्राफी पढ़े होइएगा तो उसमें देखे होइएगा कि पृथ्वी के सबसे इंटरनल पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर, ठीक है। इसके ऊपरी वाला हिस्सा को बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। इसको बोलते हैं मेंटल। और ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। कोर, मेंटल और क्रस्ट के बारे में पढ़ा होगा। ये जो तीनों हिस्सा है पृथ्वी का, ये तीनों हिस्सा जो है कोर, मेंटल और क्रस्ट, ये कोर, मेंटल और क्रस्ट जो है, ये कोर, ये मेंटल और ये क्रस्ट। तो हम लोग जो इंसान है या कोई भी जीव जंतु है वो ये क्रस्ट पे ही रहते हैं। जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो कहाँ रहेंगे? तो क्रस्ट पे रहते हैं। और कैसे रहते हैं? तो ऐसे समझिए, अर्थ पर एक प्रकार से ऐसे अटके हुए साइड के हैं। मतलब हम लोग इस अर्थ पे इस प्रकार से अटके हुए हैं, मतलब इससे अटैच्ड है। तो ये जो फोर्स है, किस कारण से इस पृथ्वी से हम लोग इस तरीके से अटैच्ड है, किस तरीका से अटैच है, तो इस फोर्स को, जिस फोर्स से ये अटैच्ड है, इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं इसको? हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जिसके कारण कोई वस्तु दूसरे वस्तु को होल्ड करके रखता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर हम लोग को पीछे चैप्टर में याद होगा तो हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ग्रेविटी के बारे में सबसे पहले अगर बताया किसी ने तो वो है आइजैक न्यूटन बाबा। यानी कि न्यूटन बाबा ने सबसे पहले ग्रेविटी के बारे में बताया था। और उन्होंने ऐसा ऑब्जर्वेशन 1543 ईस्वी में किया था, लगभग 1500 है ना, 1543 एडी में। कौन आए थे? न्यूटन आए थे। उन्होंने इसके बारे में, न्यूटन ने किसके बारे में बताया था? ग्रेविटी के बारे में बताया था 1543 एडी में। तो न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने देखा कि एक बाग में वो जब बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा एक एप्पल जो है ऊपर से गिरा। तुम्हारे उनके मन में एक सवाल आया कि आखिर ये एप्पल ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ये एप्पल ऊपर के ऊपर ही क्यों नहीं चला गया। इस तरीके का अगर कहानी कहा जाता है, इस तरह का सवाल उनके दिमाग में आया और उन्होंने इस सवाल का जवाब पाने के लिए उन्होंने क्या किया? ग्रेविटी का खोज कर दिया। ऐसी बात नहीं है कि न्यूटन से पहले ग्रेविटी नहीं था, उसके बारे में लोगों को जानकारी तो था, उनका यूजेस तो होता था, लेकिन वो समझ नहीं पाते थे कि इस चीज को भी कोई फोर्स या कोई चीज का ताकत हैंडल करके रखा हुआ है। अगर आप लोगों को पता होगा तो आपने पीछे क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे ब्रह्मांड की रचना, या कह सकते हैं हमारे जो पृथ्वी है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की हुई थी कि गैसियस स्टेज में जब बादल, धूल, कण ये सब मिले थे, ये कह सकते हैं, तो उन सारे पदार्थ को एक जगह इकट्ठा किया गया। क्या किया गया? इकट्ठा किया गया, जिससे एक पिंडनुमा आकृति बन गया, जिसको हम लोग आज धरती कहते हैं या पृथ्वी कहते हैं। क्या बन गया? वो गैसियस स्ट्रक्चर, एक पिंडनुमा स्ट्रक्चर बन गया। और जिसको जैसे कह सकते हैं कि जैसे ये गैसियस था, डस्ट पार्टिकल, गैस, इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल था, ऐसे कुछ डस्ट था। क्या था ये डस्ट पार्टिकल था, कुछ गैस पार्टिकल था। ये गैस और डस्ट जब कंसंट्रेट हो गए, मतलब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते हुए ये हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया? सोलर सिस्टम का।
किसका निर्माण किया इन्होंने? सोलर सिस्टम का निर्माण कर दिया। सोलर सिस्टम का निर्माण कर दिया किसने? ये डस्ट पार्टिकल और ये गैस पार्टिकल ने। ये डस्ट पार्टिकल और गैस पार्टिकल ने मिल करके हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण कर दिया। कह सकते हैं कि अगर हमारे धरती पे देखा जाए, अगर हम धरती पे देखें तो धरती पर क्या होगा? अगर धरती पे देखें तो ये मेरा अर्थ है, जैसे इमेजिन करते हैं ये मेरा अर्थ है, क्या है? अब इसके चारों तरफ, ये किसके चारों तरफ चक्कर काटता है? तो सन के चारों तरफ। देख सकते हैं कि इधर सन बना देते हैं। अगर इधर ये है मेरा सन है, ये मेरा सन है, तो सन के चारों तरफ कौन चक्कर काटता है? धरती। तो ये धरती को जिस फोर्स से सन होल्ड करके रखा हुआ, ये कैसे बना था सोलर सिस्टम? तो समझ सकते हैं जो तारों में विस्फोट होने के कारण, ऐसे समझ सकते हैं कि तारों में विस्फोट होने के कारण, क्या? तारों में विस्फोट होने के कारण बहुत सारे जो स्टार थे वो टूट गए। किस में टूट गए? डस्ट पार्टिकल्स में और गैसेस स्टेज में। और ये गैस और डस्ट पार्टिकल जब एक दूसरे से कॉन्सेंट्रेट हुए तो हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। ये सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ और पृथ्वी क्या हुआ? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा। जो घूमने वाला ये फोर्स था, जिस फोर्स से ये धरती घूम रहा था, या फिर कह सकते हैं इस पिंड में या इस अर्थ में लगने वाला फोर्स, ये सन में लगने वाला फोर्स, इसी फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तब हम लोग समझते हैं, इतना बात जानने के बाद तो हम लोग समझ चुके हैं कि धरती को चलाने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, जो फोर्स जो धरती को मूव करवाता है, और इसका जरूरत क्या है इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। और इमेजिन करते हैं किसी के न होने से हमारे धरती पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि अगर धरती से 1 सेकेंड के लिए ग्रेविटी गायब हो जाए, 1 सेकेंड के लिए ग्रेविटी गायब हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर मान लेते हैं धरती से 1 सेकेंड के लिए ग्रेविटी गायब हो जाए तो धरती का जो ये तीसरा हिस्सा जो है, ये जो कोर मेंटल क्रस्ट जो है, ये कोर में धधकता हुआ लावा है, ये सारे के सारे लावा धरती से फट पड़ेंगे और बाहर निकल जाएंगे। धरती पर घूम रहे जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधा है वो एक अनंत दूरी में भटक जाएंगे, मतलब ऐसे टपकेंगे जैसे पेड़ से टपके हुए आम की तरह टपकेंगे और इधर उधर बिखर जाएंगे। और बात करें हम कि हमारा जो वायुमंडल है वो तुरंत खत्म हो जाएगा, हमारा जो जलमंडल है वो तुरंत खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर ग्रेविटी खत्म हो जाए तो धरती पर जीवन की संभावना नहीं किया जा सकता है, हो ही नहीं सकता है, और धरती का क्या हो जाएगा? टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अरे हम लोग ब्रह्मांड में कहीं खो जाएंगे, कभी मिलेंगे भी नहीं। तो धरती पर से ग्रेविटी खत्म होने का ये इफेक्ट पड़ सकता है। तो ग्रेविटी कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ चुके होंगे कि ग्रेविटी किस लिए जरूरी है। यानी कि धरती पर जीवन को सही रूप से चलाने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी जो हम लोग के लिए जरूरी है। इसी चैप्टर के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले। किसके बारे में? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले बात लिखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। चलिए तो हम लोग इस फार्मूला लिखते हैं, मतलब इसका डिफिनीशन लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। तो लिखेंगे व्हेन, है ना, टू बॉडी attract each other, है ना, that force of attraction is called gravitational force। कौन सा फोर्स कहा जाता है उसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स को कौन सा फोर्स कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। यानी कि जब दो बॉडी या कभी भी दो बॉडी या दो से अधिक बॉडी भी एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करेगा, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करेगा, उस फोर्स को जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे ये बॉडी है, मतलब कि दुनिया का, ब्रह्मांड का हर बॉडी दूसरे बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये जब अट्रैक्शन है इसी को कहा जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। जनरली ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स होता है, उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है, इस कारण से हम लोग डायरेक्टली फील नहीं कर सकते हैं। ये फील होता है हेवनली बॉडीज में। हेवनली बॉडीज कहा जाता है जो बड़े बड़े पिंड होते हैं, ग्रह होते हैं, सूर्य हुए, पृथ्वी हुए, जितने भी प्लैनेट्स है उन सब के पास अपना अपना खास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग कहें सैटेलाइट्स जो होता है, नेचुरल सैटेलाइट्स, उनके पास अपना खास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। सबसे पहले बताया था न्यूटन्स ने। तो न्यूटन्स ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक फोर्स का डिफिनीशन दिया था जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो किसने निकाला था? सबसे पहले इसके बारे में न्यूटन ने बताया था। क्या बताया था? न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में
बताया था। इन्होंने क्या कहा, इनका जो कथन था सो समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, जैसे हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ए बना है, एक ऑब्जेक्ट बी है बनाए हैं। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, और इनको एक निश्चित दूरी r पे रख दिया गया हुआ है। ये डिस्टेंस है, निश्चित दूरी r जो है ये डिस्टेंस है। क्या है, ये मेरा डिस्टेंस है। मतलब ए और बी ऑब्जेक्ट जो है निश्चित दूरी डिस्टेंस यानी कि r डिस्टेंस पर है, और ए का मास जो है वो m1 लिया गया हुआ है और बी का मास जो है वो m2 लिया गया हुआ है। मास वस्तु की भार को कहा जाता है। वस्तु का भार कितना होगा, वजन कितना होगा, उस चीज को हम लोग मास कहते हैं। तो समझ सकते हैं कि ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स दो चीज पे डिपेंड करता है, कि वस्तु के बीच की दूरी और उसमें मौजूद मास पर। इसी तरह से एक बात और निकल के आता है, जिस वस्तु का मास ज्यादा होगा उसका ग्रेविटी ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी और सूर्य का, पृथ्वी का मास सूर्य की मास की तुलना में कम है, तो पृथ्वी का मास कम है तो पृथ्वी का ग्रेविटी भी कम होगा, और सूर्य का मास अधिक है तो सूर्य का ग्रेविटी भी अधिक होगा। तो इस तरीका से हम लोग समझ सकते हैं कि किसके पास ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, इनके बारे में कहा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कहते हैं फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them, distance between them, inversely proportional to square of distance between them। हम लोग क्या देखें कि फोर्स जो होता है, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि कह सकते हैं शॉर्टकट लैंग्वेज में, अगर इसमें से दो बात निकालें तो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं कि फोर्स, इनके बीच का जो फोर्स होगा, इसका फोर्स और इसका फोर्स, ये फोर्स मेरा F है, ऐसे समझते हैं। ये क्या है, फोर्स है। क्या है मेरा, ये मेरा फोर्स है, समझते रहेंगे, ये मेरा फोर्स है, ये फोर्स इसको F से दिखा रहे हैं। तो इसमें से पहला कंडीशन क्या निकल के आता है, बात किए हैं कि द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब उनके स्क्वायर के डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन दो फोर्सेस को कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसके बीच से लगने वाला फोर्स और इसके बीच में लगने वाला फोर्स, इन दोनों फोर्स को, इस फोर्स को हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये जो फोर्स लगा रहा होगा, ये जो फोर्स लगा रहा होगा, ए चाह रहा होगा कि बी मेरे तरफ चले आए और बी चाह रहा होगा कि ए मेरे तरफ चले आए, तो इन दोनों से जो लग रहा है फोर्स, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशन। कौन सा फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशन। तो इसको निकालने के लिए दो तरीका होता है, कि दो तरीका क्या है, कि पहला कंडीशन कहता है कि यहाँ पे समझेंगे द फोर्स बिटवीन देम। पहला क्या है, द फोर्स बिटवीन देम, है ना, इज डायरेक्टली, क्या है, डायरेक्टली proportional to product of their masses, क्या है, their masses। मतलब F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 into m2 के, ये इक्वेशन 1 है। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 into m2 के। ठीक है, हम लोग इसका दूसरा कंडीशन देखते हैं कि दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है। तो हम लोग इसका ऊपर का हटाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हटाते हैं और
तो हम लोग देखते हैं इसका दूसरा कंडीशन क्या कहता है। दूसरा कंडीशन कहता है कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि f जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/r²। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो हम लोग देखते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो न्यूटन के ये लॉ को हटाएं और हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन 1 एंड 2 को हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि पहला कंडीशन कहता है द फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। F इक्वल टू है F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, यानी कि इसका मास है m1 और इसका मास है m2, इस दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। जैसे याद करो, अगर पीछे चैप्टर तुम लोग पढ़ा होगा, ऐसे तो हम वीडियो अभी डाले नहीं है लेकिन नेक्स्ट सेशन में डालेंगे हम लोग उसका फोर्स के बारे में, ठीक है ना। तो फोर्स जो होता है वो फोर्स ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। फोर्स का प्रोपोर्शनलिटी साइन जो होता है इक्वल साइन के इक्विवेलेंट माना जाता है। ये इक्विवेलेंट साइन होता है, यानी कि इसको हटाने के लिए कांस्टेंट से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाने के लिए हमको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो उस जगह मल्टीप्लाई करते हैं, किससे? हम लोग गुना करेंगे एक कांस्टेंट से, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं ये मास है m1 और m2, इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है इनके डिस्टेंस का जो मास होता है, जो डिस्टेंस होता है, यानी कि इनके जो मास होता है, ये फोर्स जो होता है ये मास के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि फोर्स जो होता है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको आगे, तो हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करने पे क्या मिलता है हमको। फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमको क्या मिलता है देखते हैं। तो F1, ये F को और F को कंबाइन किए तो F प्रोपोर्शनल टू ऊपर का मास है m1 इंटू m2 और नीचे का जो भार है वो डिस्टेंस है वो r²। ये मेरा निकल गया यहाँ से कंडीशन, F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई r², इस दोनों को कंबाइन करने पर। तो अभी हम बताएं कि इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाने के लिए कांस्टेंट से गुना करते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटाएंगे और इक्वल का साइन डालेंगे। क्या चीज का साइन डालेंगे? इक्वल का साइन डालेंगे और प्रोपोर्शनलिटी के साइन की जगह एक कांस्टेंट g से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? g से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर मास है m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r²। तो मतलब फोर्स कितना के बराबर होगा? तो g इंटू m1 इंटू m2 बाई r², यानी फोर्स का वैल्यू निकल के ये आया, ठीक है। यहाँ पर यही फोर्स होगा, ये क्या निकलेगा? ये फोर्स निकलेगा। तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? g इंटू m1 इंटू बाई r², m1 इंटू m2 बाई r²। ये इक्वेशन फोर्स के लिए निकल के आया। किसके लिए निकल के आया? ये इक्वेशन फोर्स के लिए निकल के आया। लेकिन हमको यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इस g का वैल्यू निकालने के लिए, कैपिटल G का वैल्यू। तो अगर g का वैल्यू निकालेंगे तो g इक्वल टू लिखेंगे, देखेंगे यहाँ r² डिवाइड में है तो उधर क्या चीज में जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा। और m1 m2 जो है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा। तो इसको लिख सकते हैं f मल्टीप्लाई r² बाई m1 इंटू m2। तो कह सकते हैं ये g इक्वल टू क्या निकलेगा? f इंटू r² बाई m1 इंटू m2। तो ये g जो निकला, इस g को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और ये कांस्टेंट होता है। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है मेरा? एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट जिसको कहा जाता है जिसका वैल्यू नहीं बदलता है। तो इसका वैल्यू वैज्ञानिकों ने फाइंड आउट किया हुआ है। तो क्या वैल्यू निकाला था इसका वैल्यू? तो हम लोग लिख देंगे इसका कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या है ये? न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको क्या पढ़ते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको pढ़ते हैं पर केजी स्क्वायर। यानी कि कांस्टेंट का वैल्यू क्या निकला? मतलब अगर तुमसे पूछा कि बताइए कैपिटल G का वैल्यू क्या होता है, तो बोलेंगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
ये इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका यूनिट है। तो हम लोग अभी देखते हैं यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिट ऑफ कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो फोर्स का यूनिट होता है, क्या होता है, न्यूटन। तो हम लोग जी निकाल रहे हैं, जी इक्वल टू फार्मूला है F इंटू आर स्क्वायर बाई M1 इंटू M2। अगर आप पीछे क्लास पढ़े होइएगा तो आपको फोर्स का यूनिट पता होगा कि उसको न्यूटन कहते हैं। और ये जानते हैं कि आर डिस्टेंस बिटवीन देम है, तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो 1 मीटर है तो इसमें 2 मीटर है, तो 2 मीटर का स्क्वायर हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। या M1 M2 M2 यानी कि यहाँ पे भी केजी है और यहाँ पर भी केजी है, तो केजी का स्क्वायर हो गया। तो इसको एक साथ ऐसे अलग करके लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई डिवाइड का साइन ही पर बनता है, क्या बनता है, 2 केजी गुना करके केजी पर केजी स्क्वायर बन गया। यही इसका यूनिट है। क्या है ये, यूनिट, ध्यान रखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, कैपिटल जी के वैल्यू तक। आगे हम लोग और भी ग्रेविटेशन से रिलेटेड बात करेंगे और इनके थ्योरी के बारे में जानेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिसको ज़रूरत हो उसके पास पहुंचाएं, ठीक है। और नोटबुक ले करके नोट्स बनाते रहें। अगर नोट्स नहीं बना सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले करके उसको सेव कर लीजिए और बाद में उसको देख करके पढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपका ग्रेविटेशन चैप्टर चलता रहेगा। थैंक यू।